प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं और यह सभी प्रश्न आपके एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे ग्रुप डी या रेलवे की किसी भी वैकेंसी में एएलपी, टेक्नीशियन, नॉन टेक हो या टेक हो, दोनों में से किसी भी वैकेंसी की बात करें, यूपीपी या यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसियों में जहां पर मैथ पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को डीएलएड के सेमेस्टर के माध्यम से भी अच्छे से देखा जा सकता है और तैयार कर सकते हैं। जो भाई बहन डीएलएड के सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं और तृतीय सेमेस्टर में, उनके लिए तो ये पूरी तरीके से फायदा करेगा ही करेगा। साथ ही एक दिवसीय परीक्षाओं करने वाले भाई बहनों को भी ये वीडियो बहुत अच्छा यानी बहुत ही फायदा करने वाला है। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। कहता है कि सरल कीजिए। क्या कह रहा है? सरल कीजिए। अब इन्हें सरल करना है तो आपके एक दिवसीय परीक्षाओं में भी सरल करने का एक प्रश्न आता रहता है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं, आप सभी लोग देखेंगे। जैसे यहाँ 3/4 की घात में -2 और डिवाइड बाई 2/3 बटे में 2/3 के घात में -4। सबसे पहले आपको एक चीज समझा दिया जाए। यहां पर 3/4 4/3 कर देंगे और माइनस को हम प्लस कर देंगे और भाग को भाग रहने दिया जाए। यहां पर भी 2/3 को 3/2 कर दिया जाए और माइनस को घात के रूप में प्लस कर दें। अब ये कैसे आ गया? बस हमने इनको पलट दिया। ये कैसे आ गया तो समझो, यदि x/y दोनों की घात -1 है या -2 ही ले लेते हैं हम, तो देखो ये जो है x की घात -2 है, ये y की घात -2 है। अब देखोगे ये जो y है ये ऊपर जा रहा है तो y की घात 2 हो गया, नीचे घात माइनस है तो ये ऊपर जाता है तो ये प्लस हो जाता है, ये नीचे आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब घात समान है तो y बटे में x की घात क्या कर लेंगे? 2 लेंगे। अब आप जैसा कि देख पा रहे हो, यदि x बटे y की घात -2 है तो यहाँ y बटे x की घात +2 है। इसी के आधार पर इन सभी को पलटा गया है यानी बदला गया है। क्या आपको समझ में आ गया ये बात? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखेंगे आप, यहाँ 4/3 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 बटे में 3 × 3। इस भाग को हम गुणा कर लेते हैं, भाग का उल्टा गुणा हो जाता है। भाग को गुणा करते ही बाद के पद आपस में अंश और हर अंश में बदल जाता है, यानी 3/2 2/3 हो जाएगा और 4 घात है तो 4 बार लिख दिया और नीचे भी 3 × 3 × 3 × 3 लिख दिया। इसे आप सरल करो। देखो सब आपस में गुणा है, सब आपस में गुणा है, इसलिए इन सब का गुणा करो। 4 चौके 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। क्या हो जाएगा? 729। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 256/729। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 256/729 इस प्रश्न का उत्तर हो जाए। इसी प्रकार से हल करने का ढेर सारा सवाल आता है और आपको हल करना होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न कह रहा है 50 आदमी एक काम को 40 दिन में करते। देखो कितना अच्छा सा पेपर है, कितना अच्छा सा प्रश्न दिया। कह रहा 50 आदमी कितने आदमी? 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कह रहा बताइए कि 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं। 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाए? तो 50 आदमी थे, अब कितने आदमी हो जाएंगे? 20 आदमी। अब ध्यान दो, ऐसे सवाल के लगाने के कई तरीके होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर देखो कितने आदमी थे? 50 आदमी थे।
पहले आप मान लो माना x दिन बाद उन्हें हटा दिया जाए। चलिए हल करते समय आपको मानना होगा, माना x दिन बाद 30 आदमी काम से हटा दिए गए। क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। बात समझ गए ना? कितने आदमी? 30 आदमी काम से हटा दिए गए। तब आप देखोगे ऐसे में 50 आदमी थे। कितने आदमी थे? 50 आदमी थे। अब कितने आदमी हो गए? 20 आदमी हो गए। कितने आदमी हो गए? 20 आदमी हो गए। और काम देखो, माना जब x दिन बाद हटा दिए गए तो 40 दिन काम चलने वाला था। अब काम कितने दिन चलेगा? 40 माइनस x दिन काम चलेगा। 40 माइनस x दिन काम चलेगा। और जो नए 20 आदमी है वो कितने दिन काम करेंगे? तो 75 दिन काम करेंगे। ऐसे में आप देखोगे यहां आदमियों की संख्या घट रही है, यहां पर दिनों की संख्या बढ़ रही है 75 दिन में। तो इस प्रकार के सवाल को आपको m1 d1 के सूत्र से लगाना होता है। 50 आदमी 40 माइनस x दिन, जो शेष दिन काम बचा है, 40 माइनस x दिन शेष काम करेंगे। और जो 20 आदमी है वही तो 75 दिन काम कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें आपको हल करना होता है। तो चलिए आइए हल करते हैं। 50 गुणे में 50 बटे में, 50 तिया 75, 25 दूनी 75, 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और 2 दहा में 20, 10 तिया 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 10 तिया 30 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ गया? 40 माइनस x। देखिए x उस साइड जाएगा तो x प्लस हो जाएगा, 30 इधर आएगा तो 40 माइनस 30 बराबर 10 आ जाएगा। यानी 10 दिन बाद, कितने दिन बाद? 10 दिन बाद, 10 दिन बाद काम से हटा दिए जाएंगे। कितने मजदूर हटा दिए जाएंगे? 30 मजदूर 10 दिन बाद काम से हटा दिए जाएंगे। आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यानी 30 मजदूर 10 दिन बाद, x दिन बाद, देखो x दिन बाद 30 मजदूर काम से, यानी 10 दिन बाद 30 मजदूर काम से हटा दिए जाएंगे। क्या बात समझ में आ जाएगा? इस प्रकार से इन्हें आपको हल करना है। अब देखेंगे कि 10 दिन कार्य करेंगे, वो 10 दिन बाद कार्य करेंगे और 75 दिन तक कार्य करेंगे। 75 दिन में कार्य खत्म कर देंगे। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा कि x बराबर 10 दिन। हल कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका व बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? क्या ज्ञात करना है आपको? बहुलक ज्ञात करना है। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए ये आपके पास आंकड़े दिए गए हैं, इनकी माध्यिका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्यिका। चलिए माध्यिका निकाला जाता है। तो माध्यिका निकालने का आपको तरीका बार बार बताया गया है और आपके रेलवे एक दिवसीय परीक्षाओं में भी माध्यिका बहुलक परिसर से सवाल पूछा जाता है। माध्यिका बराबर होता है n+1 बटे 2 वां पद। क्या होता है? वां पद होता है। अब यहां पर पदों की संख्या आप देखेंगे, माध्यिका में पदों की संख्या देखेंगे तो पदों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर ही है। चाहे तो इसका ग्राफ भी आप बना सकते हैं, इसका चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं, इसका चाहे तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। और कुछ नहीं, माध्यिका निकालने का सूत्र है n+1/2 वां पद, यानी जितना भी पद होगा। अब पदों की संख्या आप देखना चाहें तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या से ले सकते हैं या फिर इसके लिए आप सारणी बना सकते हैं। तो चलिए हम सारणी बना देते हैं, आपके लिए सारणी भी बना देते हैं। लास्ट में इस सूत्र को लेकर चलकर हल कर देंगे। तो आप देखिए हल है आपके पास। अब आपको क्या लिखना है? आयु सारणी बनाना है, बारंबारता सारणी या संचयी बारंबारता सारणी। देखो आयु है, उसके बाद आप देखेंगे बारंबारता है या विद्यार्थी आप लिख लें। क्या लिखा है भैया? विद्यार्थी लिखा है, तो आप विद्यार्थी लिख लें। उसके बाद आप लिख सकते हैं संचयी बारंबारता। क्या लिखें? संचयी बारंबारता लिख लें। अब इनके लिए आपको ग्राफ बना लेना है। बना लिया आपने? बना लिया, आशा करते हैं कि आप सभी लोग बना लिए होंगे।
चलिए देखिए आयु वर्ग कितना है, 11 है, 12 है, 13, 14, 15 और 16। 11 आयु वर्ग के कितने विद्यार्थी हैं, तो 4। इनकी संचयी बारंबारता क्या होगी, 4। 12 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 3 है, इनकी संचयी बारंबारता 4 3 7 हो जाएगी। 13 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 5, तो इनकी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 7 5 12। और 4 आयु वर्ग 14 आयु वर्ग, देखो आयु वर्ग 14 के विद्यार्थियों की संख्या 4, इनकी संचयी बारंबारता 12 4 16। 15 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 4 है, तो इनकी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 16 4 20। और 16 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 3 है, इनकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 23। क्या बात समझ गए ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनका योग क्या आया है, यानी विद्यार्थियों की संख्या का योग 4 3 7 7 5 12 4 16 4 20 3 23 आया। क्या ये बस समझ गए, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई, 3। अब आप बताओ कि आपको क्या निकालना है, माध्यिका। क्या निकालनी है, माध्यिका। तो आपने देखा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 23। तो माध्यिका बराबर क्या मैंने बताया, माध्यिका बराबर आपका है n + 1/2 वां पद। अब देखो n कितना है, 23 + 1 बटे में 2, 23 1 24 बटे में 2 मतलब 12वां पद। अब 12वां पद जो आपका है वही क्या है, माध्यिका। तो 12वां पद कहाँ आ रहा है आपका, 12वां पद यहां पर आ रहा है, तो यानी माध्यिका कितनी हो जाएगी, माध्यिका आपकी क्या हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी। माध्यिका क्या हो गई, 13 वर्ष। अब आप बहुलक के रूप में बात करेंगे। बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब बहुलता, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो वही बहुल होता है, यानी बहुलता होती है। अब आप बहुलक के रूप में देखेंगे कौन सी संख्या, कौन से आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, तो यानी 13 ही वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। तो आप लिख सकते हैं अतः बहुलक बराबर आप लिख सकते हैं यहां पर बहुलक बराबर 13 वर्ष। ये भी सवाल का उत्तर वही होगा, 13 वर्ष ही होगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि एक क्रेता, देखो ध्यान दो, अगला प्रश्न आपका है कह रहा यदि एक क्रेता, कौन क्रेता मतलब खरीददार, एक क्रेता एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया और बाजार का मूल्य 50 रुपया प्रति शेयर बताया गया। कह रहा क्रेता 200 शेयर के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। बात समझ गए ना। देखिए कह रहा क्या कि एक शेयर जो है, एक क्रेता शेयर का अंकित मूल्य कितना रखा, 10 रुपया, ठीक है ना, अंकित मूल्य 10 रुपया। ध्यान देना, शेयर ऐसे कहा जाए कि शेयर कुल कितना शेयर, कितना 200 शेयर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रति शेयर का मूल्य या शेयर का अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया और शेयर का बाजार मूल्य 50 रुपया है। अब क्रेता के द्वारा कुल कितने शेयर खरीदे गए इसे आपको देखना है और एक शेयर का मूल्य 10 रुपया है। बात समझ गए ना। चलिए एक शेयर लिख दिया जाए, एक शेयर का मूल्य 10 रुपया है। क्या ये बात समझ गए ना। अब शेयर खरीदा कितना गया है, तो 200 शेयर खरीदा गया है, ठीक है ना, और एक शेयर का बाजार मूल्य आपको पता चल गया 50 रुपया है। अब कह रहा है खरीदे गए शेयरों की संख्या आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, खरीदे गए शेयरों की संख्या बराबर 200 है। अब शेयर खरीदने में कुल खर्च राशि, बात समझ गए ना। अगर आप देखेंगे तो दिए गए कुल पैसे शेयर खरीदने के लिए कुल
दिए गए पैसे या दिए गए रुपए आप कह सकते हैं। तो देखिए 200 शेयर खरीदा गया, प्रति शेयर 10 रुपए के हिसाब से, तो कुल कितना रुपया खर्च किया गया? 2000 रुपया खर्च किया गया। और बेचे गए कुल शेयरों का मूल्य आप लिख सकते हैं, बेचे गए कुल शेयरों का मूल्य, जो भी आप चाहें मूल्य। तो भैया 200 शेयर बेचे गए हैं, प्रति शेयर 50 रुपया, तो 5 दूनी 10,000 रुपया आपने क्या किया है? प्राप्त किया है। अब यहां पर लाभ के रूप में आपको कितना हुआ है? तो कुल 10,000 रुपया आपने प्राप्त किया है और लगाया कितना था? तो 2,000, तो लाभ कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया आपको लाभ हो रहा है। यही आपसे पूछा गया कि देखिए यहां पर क्या रहा, क्या मूल्य देना पड़ा? तो मूल्य 2,000 रुपया देना पड़ा उसे। 200 शेयरों के लिए उसे क्या मूल्य देना पड़ा? 2,000 रुपया। लेकिन शेयरधारी को क्या लाभ होगा? उसके शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था, तो शेयरधारी को जो लाभ है वो 8,000 रुपए का लाभ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक घनाकार टंकी है। टंकी कैसी है? टंकी घनाकार है। टंकी घनाकार है ऐसे, घनाकार आप जान रहे हैं ना, घनाभ और घन। घनाकार टंकी जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो घनाकार टंकी हो जाता है। एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है घनाकार टंकी की भीतरी भुजा। कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। कह रहा टंकी पानी से पूरी भरी है। टंकी पूरी पानी से क्या है? भरी है। यदि इसमें 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए, इसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए, तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा? अब देखो इस टंकी की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई सारा 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ऐसे में पहले हम टंकी का आयतन निकालते हैं। टंकी का आयतन बराबर पानी का आयतन, समझ गए ना? देखो टंकी का आयतन बराबर क्या लगाएंगे? पानी का आयतन। पानी का आयतन जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। अब पानी का आयतन क्या होगा? टंकी का आयतन यानी भुजा की 3 घात होता है। भुजा की 3 घात, भुजा कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि आपको ये पता है कि 1 लीटर बराबर 1,000 घन सेंटीमीटर होता है। तो अब ये बताओगे कि कुल 27,000 घन सेंटीमीटर यानी 27 लीटर पानी है। अगर मैं बात करूं, कह रहा कि उसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया गया। 7 लीटर पानी निकालने के बाद शेष पानी की बात अगर हम करें तो देखो 27,000 घन सेंटीमीटर पानी है, इसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया गया। यानी आप ऐसे समझो कि 27,000 माइनस 7,000 बराबर हो गया 20,000 घन सेंटीमीटर उसमें पानी है। क्या ये बात समझ गए ना? उस टंकी में कितना पानी है? 20,000 घन सेंटीमीटर। अब देखोगे आप उस टंकी में कितना पानी बचा है? 20,000 घन सेंटीमीटर पानी बचा है उस टंकी में। तो आप देखो 20,000 घन सेंटीमीटर पानी बचा है, तो शेष पानी बचा है कि नहीं बचा है? शेष पानी का आयतन बराबर कितना है? 20,000 घन सेंटीमीटर। 20,000 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना? ये बात समझ गए ना? अब देखो शेष पानी का आयतन भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में होगा। ये है कितना? 20,000 है। 20,000 देखो लंबाई चौड़ाई मतलब आधार वही होगा उसका, केवल ऊंचाई घट रही है, इसीलिए लंबाई और चौड़ाई 30 ही रहेगा। 30 गुणे ऊंचाई बदल गया है, यानी ऊंचाई दूसरा हो जाएगा। और जबकि ऊंचाई ही पूछा है, 30 उठा के इधर ले आएंगे, 30 गुणे में 30, तब आपकी क्या रह जाएगी? उस घनाकार टंकी में जो पानी का ऊंचाई का स्तर है वही रह जाएगा। 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 3 त्रिक 9 यानी 200 बटे में 9 आ जाएगा।
9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 20, फिर 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी, यानी इस टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी रह जाएगी? 22.22 यानी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी रह जाए। पहले आप इसे नोट करेंगे, फिर उसके नीचे इसे नोट करेंगे, ताकि पूरा 2 नंबर आपको मिल सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक चित्र दिया गया है। क्या दिया गया है? एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में वृत्त O का केंद्र है, मतलब वृत्त O का, इसका केंद्र क्या है भैया? वृत्त O। वृत्त का केंद्र क्या दिया गया है? O, यानी इसका केंद्र क्या दिया गया है? O दिया गया है। कह रहा कोण ये कोण आपका यहीं से है, यही केंद्र मानकर रखा है। जैसी भी आकृति बनाई है उससे नहीं मतलब, ये क्या है? O है। अब कहता है COA, ये पूरा कितना दिया गया है? 130 अंश। चूंकि और फिर कह रहा कोण ABC, यानी कोण ABC यानी ये वाला कोण, और फिर कह रहा AD और C यानी ये वाला कोण का मान बताओ। चूंकि आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो आप समझो, एक ही जीवा से, एक चाप से, आप लिख सकते हो एक ही चाप से परिधि पर, एक चाप से परिधि पर बना कोण उसी चाप के द्वारा, उसी चाप से केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। क्या ये बात समझ गए ना? आधा होता है, यह आपको अगर याद रहेगा। यानी जो परिधि पर बना कोण है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तब आपको लिखना क्या है? कोण AD और C बराबर 1/2 कोण AOC। 1/2 कोण AOC कितना है? 130 अंश है, इसलिए 1/2 गुणे में 130, 1/2 गुणे में 130 बराबर आ जाएगा 65 अंश। बात समझ गए ना? कोण ADC का मान क्या आ गया? 65 अंश। अब आप देखेंगे कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, जहां पर सभी कोणों का योगफल 360 अंश होगा, या आमने सामने का चतुर्भुज है, इसलिए इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा। चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण ADC प्लस में कोण ABC बराबर किसके होगा? 180 अंश के। चूंकि ADC बराबर आपने देखा कितना? 65 अंश। कितना देखा आपने? ADC बराबर कितना देखा आपने? 65 अंश। तो आप देखेंगे कोण ABC बराबर क्या होगा? 180। 65 इधर जाके घट जाएगा, तो 180 माइनस 65 बराबर कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गए 5, और 7 में से 6 गए 1, और 115 अंश। अतः कोण ABC बराबर कितना आ जाएगा? 15 अंश। 115 अंश। ABC बराबर 115 अंश। और आपका कोण ADC बराबर कितना अंश है? 65 अंश। यही आपसे पूछा गया था और आपको सवाल का उत्तर देना था। ठीक है ना बाबू? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 16,000 रुपए, कितने रुपए? 16,000 रुपए। राशि कितनी है? 16,000। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दे है। ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज क्या देना है? छमाही देना है। तब बातें समझिए कि आप जब किसी को पैसा दे देते हैं, यहां पर मूलधन कितना है आपका? मूलधन आपका देखिए कितना है? 16,000 रुपए। कितना रुपया? 16,000 रुपए। और ब्याज
जो ब्याज दर है वो 10% क्या है, वार्षिक है। अब एक बात और समझ लीजिए, आपको ब्याज दर छमाही देना है तो ब्याज लगेगा कितना, और लागू ब्याज दर आप लिख लो, लागू ब्याज दर जब छमाही, इस वार्षिक ब्याज दर है तो लागू ब्याज दर कितना होगा, 5% छमाही होगा। क्या होगा, 5% प्रति छमाही होगा। बात समझ गए ना। अब देखो कह रहा 1.5 वर्ष, और समय कितना दिया गया है, समय आपका जो दिया गया है 1 सही 1/2 वर्ष। और बताओ 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होती है, तो 3 छमाही होती है, 3 छमाही होती है, यानी ब्याज दर कितना देना है, 3 बार ब्याज दर देना। क्या ये बातें सब समझ में आ जाएगा। अब कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये सारी बातें यदि आपको समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं फिर से एक बार। चलिए, आपको पता चल गया मूलधन कितना है 16,000, ब्याज दर कितना है 5%, और समय कितना है 3 वर्ष। तो देखो मिश्रधन बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे में 1 प्लस दर बटे में 100 की घात में t, और यहां से अगर मूलधन घटा देंगे तो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हम मूलधन निकाल लें, मिश्रधन निकाल लेते हैं। मूलधन आपका 16,000 है, 1 प्लस दर आपका 5% बटे में 100 की घात में 3। देखो 5 दूनी 10 हो गया। यहां पर देखोगे 16,000 गुणे में 20 एकन 20 एक 21/20 कितनी बार लगाएंगे, 3 बार। 21/20 कितनी बार लगाएंगे, 3 बार। लगा दिया। अब देखो 0 0 0 0 0 0, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यानी 2 गुणे में 21 गुणे में 21 गुणे में 21 आ गया। यह बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखो ऐसे में इन सभी का मान, जैसे 21 गुणे में 21 बराबर 400, 441 गुणे में 21 गुणे में 2 बराबर आपका मान आ जाएगा 18,522। इसका आपको गुणा कर लेना, 18,522 आ जाएगा। यह आपका मिश्रधन है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अगर हम बात करें तो होता है मिश्रधन। देखो मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन होता है। मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन। अब बताओ मिश्रधन कितना आपका है, 18,522 रुपया, और मूलधन है 16,000 रुपया। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2,522 रुपया। सवाल का उत्तर हो जाएगा। बाबू समझ में आ जाएगा। इतना ही बड़ा आपको हल करना है ताकि आपको परीक्षा में यानी एग्जाम में 2 नंबर पूरे मिल जाए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है सही विकल्प को लिखिए। सही विकल्प आपको लिखना है। आपके सामने चित्र भी दिया गया है और सही विकल्प लिखना है। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 विकल्प है, बताओ कौन सा सही है। अच्छा पढ़ लो। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, इसकी 2 जीवाएं OP और OQ हैं। इसकी 2 जीवाएं क्या है, OP और OQ हैं, 2 जीवाएं OP। कह रहा है कि कोण POQ बराबर 120 अंश, POQ बराबर 120 अंश। कह रहा और P और Q वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और जो एक दूसरे को T बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, T पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कह रहा PTQ यानी इस कोण का मान ज्ञात करना। किस कोण का मान ज्ञात करना आपको, PTQ, इस कोण का आपको मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दो, आपको मैं कुछ बातें समझा दूं। जब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा हो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो केंद्र से परिधि पर वो लंब होती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को यदि हम मिला दें तो आपस में वो लंब होती है। यानी कोई स्पर्श रेखा हो, केंद्र से परिधि को मिलाया जाए या स्पर्श बिंदु को मिलाया जाए, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाया जाए तो जो एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये क्या होगा 90, ये क्या होगा 90 और ये क्या है 120 अंश। अब यहां देखोगे आप एक चतुर्भुज बन गया है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 360 अंश होता है। अब ये बताओ 90 90 180, 180 माइनस हो गया,
बचा कितना 180, और 180 में से 120 और माइनस कर दो, बचेगा कितना 60 अंश, यानी इसका मान क्या होगा 60 अंश होगा। क्या बातें समझ में आ गई? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सही विकल्प आंसर नंबर 60 है, आंसर नंबर 60 अंश है। बात समझ में आ जाएगा ना? अब ध्यान देना, जब भी कोई वृत्त होता है और उसकी स्पर्श रेखा होती है तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने से बना कोण वो 90 अंश होता है। ऐसे दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को मिल रही हैं तो ये 90 तो 180 हो गया। बचा क्या है 120 अंश, ये है इस कोण का मान, या सम्मुख कोणों का, चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो चाहिए इस तरीके से आप हल कर लो, जैसे मन करे वैसे हल कर लो। उत्तर क्या आ जाएगा 60 अंश आएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक चित्र में वृत्त ओ केंद्र का है। वृत्त ओ, एक चित्र में वृत्त का केंद्र है, क्या है ओ वृत्त का केंद्र है। एक चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, देखो ओ छूट गया है, ओ वृत्त का क्या है केंद्र है, यहां दिया गया है। अब देखो कहता है यदि ए बी सी ये वाला 40 अंश और सी ए बी 80 अंश, तो कह रहा कि ए डी बी का मान ज्ञात करो। मैं आपको ओरल पहले समझा दूं, ऐसे सवाल आप सेकंडों में एक दिवसीय परीक्षाओं में भी बहुत बार आता है। देखो एक ही जीवा है, ये ए बी एक जीवा है कि नहीं, एक ही जीवा से परिधि पर ये कोण बन रहा है और एक ही जीवा से परिधि पर ये कोण बन रहा है। ऐसे में ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड, देखो एक ही वृत्तखंड में बना कोण है कि नहीं, यानी कोण ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे। अब एक चीज और समझोगे, ये क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। अब 180 80 40 120, बचा कितना 60 अंश। 80 40 120, बचा कितना 60 अंश। 60 20 80, तो अगर ये 60 अंश है तो ये क्या होगा, ये भी कितना होगा 60 अंश होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। चलो मैं लिखता हूं। हाँ, हल लिखना है और आपको लिखना है कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। क्योंकि बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, बात समझ गए ना। अब आप देखो कि चूंकि ए बी सी प्लस में कोण बी सी ए, बात समझ गए ना, बी सी ए या ए सी भी लिख लीजिए। यहां देखो ए बी सी दिया है, चलो मैं सही से लिख, चलो पहले कोण ए सी बी लिख दिया गया, यानी ये वाला कोण, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप ये वाला लिखोगे तो सी ए बी, कोण सी ए बी, फिर आप ये वाला कोण ए बी सी लिख लो, कोण ए बी सी बराबर कितना होता है 180, क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 है। अब बताओ कोण ए सी बी प्लस में इसका मान कितना दिया 80 अंश, इसका मान कितना दिया है 40 अंश, बराबर कितना हो गया 180 अंश। अब देखो कोण ए सी बी प्लस में 120 अंश बराबर में 180 अंश, 120 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 60 अंश। चूंकि कोण ए सी बी बराबर 60 अंश है, अतः बराबर कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर भी क्या होगा 60 अंश होगा। सवाल का उत्तर हो जाए। क्या बातें समझ में आ जाएगा? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है कि प्रतियोगिता में गोला फेंक, एक प्रतियोगिता हो रही थी, आप सभी लोग कक्षा 4 से 5, 4 से 8, 10, 12 गोला फेंक का कार्यक्रम, जब आपका गेम जाता था एक दूसरे स्कूल से दूसरे स्कूल में गेम होता तो वहां गोला फेंक भी होता है। कह रहा है एक बड़ा सा गोला है और इसको फेंकना है ना। और इसमें कहा क्या गया है, ध्यान देना, इसमें कहा गया है, इसको बात समझो। गोला बड़ा सा होता है और इस गोले को आपको क्या करना होता है, फेंकना होता है। देखो
कह रहा प्रतियोगिता में गोला फेंक के लिए जो गोला प्रयोग में लिया गया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बाहर का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखना है आपको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सूत्र याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ध्यान रहे, सूत्र बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, और वैसे यहां पहले देखो क्या दिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर में। कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करो, इस गोले का आयतन। तो गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले आपको आर का मान चाहिए। चलो 4r स्क्वायर बराबर 616, 4 गुणे में 4 बटे में, पाई का मान 22/7 तो 7/22 हो जाए, आर स्क्वायर आ गया। अब देखोगे 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 6 11 छक्का 66, 4 दूनी 8 7 56, यानी 7 गुणे 7, वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाता है, यानी आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इस गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 पाई का मान होता है 22/7, और आर क्यूब मतलब क्या है, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया। अब देखोगे 22 चौक 88, 22 चौक 88 गुणे में 7 गुणे में 7 बटे में क्या ले लो, 3 ले लो। अब देखो इनका आपको गुणा करना, 7 बटे 56 6, 7 बटे 56 56 5 61, और गुणे में 7, अब फिर बटे में 3 है, 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 2 4, 7 एकन 7 4 11, 7 छक 42, 42 4 46, और बटे में 3, 3 से भाग दे देना, 3 एकन 3, 1 4 15 16, 3 पचे 15 1 16, फिर 3 त्रिका 9 2 11, 3 सते 21, 3 ठीक है ना, 1527, कुछ गड़बड़ हो रहा है बाबू, फिर से मिला लेते हैं। 6 सते 42 के 2 4, 6 एकन 6, 6 सते 42 के 2, 6 सते 42 के 2 हासिल आए 4, 7 एकन 7 4 11 के 1 हासिल 1, 6 सते 42 1 43 होगा, क्या होगा, 43 होगा, 4312 आएगा, क्या आएगा, 4312 बटे में क्या आ जाएगा, 3, 4312 बटे में 3। अब भाग देना जरा, 3 एकन 3 1 4 13, 3 चौक 12 1 13, फिर 10, 3 त्रिका 9 2 11, 2 मतलब 22, 3 सते 21 1 22, 0.3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, घन सेंटीमीटर। क्या लगाएंगे आप, घन सेंटीमीटर। यानी गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन 1437 घन सेंटीमीटर, 1437.33 घन सेंटीमीटर होगा इस गोले का आयतन। प्यारे साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।